प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जब से अमेरिका ने चाइना के ऊपर शिकंजा कसा है, तब से चाइना तिलमिला रहा है और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर अब एक वीडियो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं कि क्या चाइना युद्ध करने वाला है, क्या वो पीओके पर कश्मीर को लेकर के या पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के साथ वो युद्ध की रणनीति बना रहा है। ऐसी कई तमाम तरह की अटकलें सोशल मीडिया पर इस समय पर चल रही है और हमें बहुत सारे दर्शकों ने ये मैसेज भी किया, क्या ऐसा होने की संभावना बनती है। दर्शकों, यदि मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस यहां पर दूं तो 2025 से पहले किसी भी तरह के बड़े युद्ध की संभावना अभी यहां पर ब्रह्मांड के अंदर, ग्रहों के अंदर नहीं बन रही है। यानी कि ब्रह्मांड में ग्रहों की ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बन रही है जो 2025 से पहले इस विश्व को किसी बड़े युद्ध के अंदर लेकर के जाए। यानी यहां पर कोई बड़ा विश्व युद्ध जैसी घटना यहां पर 2025 से पहले हो, इसकी संभावना लगभग नहीं बनती है। लेकिन चाइना अब पूरी तरह से घिर चुका है और ये बात मैंने वीडियो में बहुत पहले ही आपको बताई थी कि 1 जून के बाद षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और ये हर जगह पर होगा। आप देखिए, उसके बाद लगातार एक के बाद एक ऐसी खबरें हमको देखने को मिल रही है जिसमें यहां पर षड्यंत्रकारी जितने भी लोग थे उन सबके षड्यंत्र एक एक करके बाहर आ रहे हैं। यानी अब लगभग ये तय हो चुका है कि वुहान लैब से ही कोरोना वायरस निकला है और उसके लिए चाइना जिम्मेदार है। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कहा है कि चाइना को इस चीज को लेकर के पूरे विश्व को उसका कंपनसेशन देना चाहिए। यानी कि यहां पर उसे बहुत बड़ी रकम पूरे विश्व समुदाय को देनी पड़े, ऐसी संभावना यहां पर बन जाए, ऐसी कोशिश यहां पर ट्रंप कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको यहां पर वो चीज समझ में भी आएगी। अमेरिका बहुत ही चालाक देश है। उसकी प्राथमिकता सबसे पहले अपना स्वार्थ होता है। इसीलिए आप देखिए, जब भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे, उससे पहले अमेरिका ने क्या किया था, उन्हें वीजा देने से मना कर दिया था। लेकिन जैसे ही वो चुनाव जीते, उसके बाद रेड कारपेट उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बिछा दी है। क्योंकि बहुत मौका परस्त है अमेरिका, अपना भला वो सबसे पहले देखता है। और यही इस बार चाइना के साथ भी हुआ है। चाइना ने यह सोचा था कि वो डोनाल्ड ट्रंप को हरा देगा तो शायद उसके ऊपर ये जो तलवार लटक रही है WHO की और ये वुहान लैब से कोरोना वायरस की, ये शायद टल जाएगी। और इसीलिए उसने बहुत बड़ी फंडिंग करके यहां पर अमेरिका के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश भी की और उसमें वो कामयाब भी हुआ। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए, जो बाइडेन आ गए। लेकिन उसके बाद में जो बाइडेन ने चाइना को एक मौके के तौर पर इस्तेमाल किया, यानी चुनाव जीतने के अंदर उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और उसके बाद में चाइना के खिलाफ ही अब यहां पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। यानी कि कितना जल्दी उन्होंने अपना पासा पलटा है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। पहले जहां वो चाइना को लेकर के बहुत ज्यादा लिबरल थे, वहीं पर अब सत्ता मिलने के बाद में वो चाइना को आंखें भी दिखा रहे हैं और ये उनको दिखाना भी चाहिए। ये उनकी वक्त को बहुत अच्छी तरह से समझ करके उठाया गया उनका निर्णय है, जो यहाँ पर निस्संदेह स्वागत योग्य है। और दर्शकों, राजनीति में हमेशा होना भी ऐसा चाहिए कि यहाँ पर यदि किसी स्वार्थ के कारण से यदि आपने किसी गलत आदमी का साथ दिया है, तो आपका वो स्वार्थ पूरा होने के बाद आपको उस गलत आदमी को बख्शना नहीं चाहिए। ये राजनीति के अंदर जरूर होना चाहिए। और ये राजनीति कहती भी है कि वक्त आने पर दुश्मन से भी अपने फायदे का काम करवाना चाहिए। लेकिन दर्शकों, वर्तमान के अंदर चाइना की स्थिति बहुत ही बुरी हो चुकी है। वो चारों तरफ से फंस चुका है। ऐसे में उसने एक छोटा सा प्रयास फिर किया, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध को शुरुआत करा के, लेकिन इस बार भी उसे मुंह की खानी पड़ी।
क्योंकि बाकी के सभी राष्ट्र इस बात को समझ रहे थे कि इस समय पर किस तरह की प्रतिक्रिया करनी चाहिए। ऐसे में ना ही तो अमेरिका उकसावे में आया, ना ही भारत उकसावे में आया, और मजबूरी के अंदर यहां पर उस युद्ध को भी शांत करना पड़ा। और उसके बाद में चाइना फिर अपनी वही घटिया चाल चलता है, भारत के लिए बयान देता है कि वो बुरे वक्त में भारत के साथ खड़ा है, जबकि ये बुरा वक्त भारत के लिए जो आया है उसका जिम्मेदार भी वो चाइना ही है। ऐसे में यहां पर चाइना के बुरे दिन तो शुरू हो चुके हैं, ये बात निश्चित है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, चाइना के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनकी कुंडली में अभी किसी भी तरह का कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं है। इसलिए ये जो वुहान लैब की जांच है, जो कोरोना वायरस को लेकर के उसको घेरा जा रहा है विश्व समुदाय के सामने, इसमें विश्व समुदाय को कोई बहुत बड़ी सफलता यहां पर नहीं मिलने वाली है, क्योंकि राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष की कुंडली में यदि किसी तरह का डैमेज ना हो तो उस राष्ट्र को यहां पर कोई बड़ा डेंट नहीं दिया जा सकता। ऐसे में एक कूटनीतिक चाल है ये दुनिया की, चाइना को यहां पर प्रेशराइज करने की, लेकिन उससे चाइना को कुछ समय के लिए अपने कदम पीछे जरूर हटाने पड़ेंगे। विश्व समुदाय के सामने वो प्रेशर में जरूर आएगा, थोड़ा नरम पड़ेगा, लेकिन इससे चाइना की नीतियों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसकी विस्तारवादी नीतियां यहां पर जारी रहेगी और वो आगे भी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए हर वो प्रयास करता रहेगा जो उसे करना है। दर्शकों, साथ में यहां पर मैं एक बात आपको और कहना चाहूंगा, भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर हम कभी साल 2 साल से आगे की सोचते ही नहीं है। पहली बार भारत के अंदर एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो अगले 5 से 10 साल का विजन लेके चल रहा है, वरना यहां पर हिंदुस्तान के अंदर हम साल 2 साल से आगे की सोचते ही नहीं है। लेकिन विश्व के बाकी राष्ट्र, जो बड़े राष्ट्र हैं, वो हमेशा अपनी आने वाली 25 से 30 साल की नीतियां बनाकर चलते हैं, और इसीलिए चाइना भी अब 2050 की तैयारी कर रहा है और यहां पर वर्तमान समय को भी वो अपने 2050 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए ही हैंडल कर रहा है। इसीलिए यहां पर वो अपनी चाइना के अंदर जनसंख्या वृद्धि के उपाय कर रहा है, आने वाले समय के अंदर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रख पाए, इसीलिए पूरे विश्व के अंदर अपने पोर्ट बना रहा है, ताकि वो कम से कम लागत के अंदर पूरे विश्व के अंदर अपने सामान को सप्लाई कर सके, और जो मेड इन चाइना का ठप्पा अभी तक लगा है वो उस पर ना आए। दर्शकों, यदि आप ये सोचेंगे कि यदि कोई चीज श्रीलंका से आ रही है तो क्या आपको ये लगेगा कि वो चाइना की बनी हुई है? लेकिन यदि वो चाइना की बनी हुई हो और श्रीलंका में वो पोर्ट बना रहा हो और अपना माल मैन्युफैक्चर करके वहां रखता हो और वहां से वो हिंदुस्तान के अंदर, साउथ के अंदर उस चीज को सप्लाई करे, तो आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि वो मेड इन चाइना का माल है। यानी चाइना अब अपनी इस नीति पर काम कर रहा है कि पूरे विश्व के जितने भी बड़े बाजार हैं उनके सबसे नजदीक वो यहाँ पर अपने पोर्ट डेवलप कर रहा है, और अपने मैन्युफैक्चर किए हुए माल को अब वो वहां से पूरे विश्व के अंदर सप्लाई करेगा, ताकि मेड इन चाइना का ठप्पा जो लगा होता है वो हट सके और वो अपनी विस्तारवादी नीति को बड़े आराम से जारी रख सके। और उसके लिए वो हर बड़े देश के आसपास जो छोटे देश हैं, गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको यहाँ पर वो प्रलोभन दे करके अपने साथ मिला रहा है। इसीलिए उसने पाकिस्तान को अपने साथ में लिया, श्रीलंका को अब अपने साथ में ले रहा है, और इस तरह की बहुत सारी नीतियां वो पूरे विश्व के अंदर अपना रहा है। ऐसे में दर्शकों, थोड़े समय के लिए तो चाइना के ऊपर प्रेशर जरूर बन रहा है, लेकिन ग्रहों की परिस्थिति ऐसी नहीं है जो चाइना को बहुत बड़ा डेंट दे सके, क्योंकि यहाँ पर यदि चाइना को हम भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पर वास्तु का भी उसको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। यानी चाइना का साउथ भारी है, ऐसे में यहाँ पर चाइना को किसी भी तरह से कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं मिलेगा। उसके विपरीत भारत का उत्तर भारी है, यानी कि हमारे उत्तर के अंदर हिमालय है, और यही एक बहुत बड़ा वास्तु दोष भारत के साथ भी लागू होता है। यही कारण है कि जब तक भारत का हिस्सा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान था, तब तक भारत सोने की चिड़िया रहा, और जैसे ही ये हिस्सा भारत से अलग हुआ, भारत का उत्तर भारी हुआ, क्योंकि वहां पर हिमालय पहले से मौजूद है और उसका पश्चिम का हिस्सा भी कम होता चला गया। यही कारण है कि उसके बाद से भारत भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा संघर्ष करता रहा है। लेकिन उसके उल्टे
चाइना को यहां पर उसका एडवांटेज मिला है। यही कारण है कि चाइना इतनी सारी विषम परिस्थितियां होने के बाद भी प्राकृतिक तौर पर वास्तु का उसको एक ऐसा सहयोग मिलता है जो अपने आप में उसके तरक्की के लिए उसको वो माहौल देता है जो उसको जरूरी है। दर्शकों, ये छोटा सा वास्तु का टिप है जो बहुत लोग जानते भी होंगे कि यदि साउथ भारी है तो आपकी तरक्की अच्छी होती है और यदि नॉर्थ भारी है तो जीवन में आपको संघर्ष अधिक करना पड़ता है। यही फर्क चाइना के और भारत के नक्शे के अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दर्शकों, ये तो एक बहुत छोटी सी वास्तु की बात है। असल बात यही है कि वर्तमान में चाइना चारों तरफ से घिर चुका है और इस समय का भारत को भी पूरा फायदा उठाना चाहिए और पूरे विश्व समुदाय के साथ मिलकर चाइना को जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं हमें करना चाहिए। यही हमारी कूटनीतिक जीत भी होगी। सैन्य कार्रवाइयां अब नहीं होगी राष्ट्रों के बीच में, ये बात निश्चित है, क्योंकि हर देश के पास में परमाणु हथियार है। ऐसे में कोई भी ये बड़ी गलती नहीं करेगा यहां पर युद्ध जैसी। लेकिन साइबर क्राइम होंगे, साइबर अटैक होंगे, आपके सिस्टम को डैमेज करने की कोशिश की जाएगी। ऐसे काम यहां पर जरूर होते रहेंगे अगले 2-3 सालों तक। और ऐसा आपने देखा भी है कि अमेरिका के ऊपर एक हमला हुआ भी था अभी, साइबर अटैक, जिसकी वजह से उसकी गैस सप्लाई रुकी थी, जिसकी वजह से उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और आप जानते हैं कि उसके पीछे भी चाइना के हैकर का ही हाथ था। ऐसे में दर्शकों, 2025 तक किसी भी तरह से बड़े विश्व युद्ध की संभावना नहीं बन रही है, लेकिन वर्तमान में षड्यंत्रकारियों के बेनकाब होने का समय है और बेनकाब होने के बाद में वो किस तरह की प्रतिक्रिया अपनाते हैं ये भी हमें देखना होगा। किस तरह का माहौल विश्व में आने वाले समय बनता है 2022, 2023, 2024 में, और उसके बाद में 2025 में उसकी क्या प्रतिक्रिया रहती है और कैसे वो वापस से हमें ग्रहों का जो समय मिल रहा है 2025 में वो हमारे सामने क्या घटना लेकर आएगा, ये 2025 में तय होगा। यानी 2021 से लेकर 2024 तक की घटनाएं ये तय करेंगी कि 2025 का जो विनाशकारी समय है वो कितना विनाशकारी होगा और किस तरह से होगा। लेकिन समय नेगेटिव होगा, ये बात निश्चित है। लेकिन उसके लिए 2025 का हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभी वर्तमान के अंदर अब दोबारा ऐसा कोई समय नहीं आ रहा है जो इस दुनिया को विषम त्रासदी में डालने वाला है, ये बात निश्चित है। इसे चाहे तो आप मेरी भविष्यवाणी समझ लीजिए। कोई तीसरी लहर नहीं आएगी, कोई बड़ा डेंट अब कोरोना को लेकर के नहीं होगा। माहौल थोड़ा बनेगा बिगड़ेगा, ऐसा चलता रहेगा, क्योंकि लोग यदि लापरवाही करेंगे तो कुछ केसेस बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि दोबारा से लॉकडाउन लग जाए, दोबारा से दुनिया बंद हो जाए। और मैंने अपने एक वीडियो में कहा भी था कि ग्रहों की परिस्थिति वो बन रही है जो भारत को पिछले साल की तरह पूरी तरह से लॉकडाउन में डाले। हाँ, यहाँ पर सरकारों की शक्ति के कारण से कुछ जगह पर लॉकडाउन हो सकते हैं जैसी परिस्थिति रहेगी, लेकिन भारत के लेवल पर, भारत सरकार के लेवल पर कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। ये बात मैंने अपने वीडियो में कही भी थी। और आप देखिए दर्शकों, कितनी विषम परिस्थिति होने के बाद भी भारत सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा नहीं की। हर राज्य ने अपने स्तर पर उस प्रयासों को किया है और ये बात मैंने ग्रहों के आकलन के आधार पर आपको कही थी। और आप देखिए, ये बात भी मेरी सत्य साबित हुई है कि भारत सरकार ने किसी भी तरह से लॉकडाउन की घोषणा नहीं की। दर्शकों, यही होता है, ग्रहों की परिस्थिति हमें वो स्पष्ट संकेत बिल्कुल देती है कि आने वाले समय के अंदर किस तरह के एक्शन लिए जाएंगे। जब तक ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की परिस्थिति बिल्कुल विपरीत नहीं होगी, कोई विषम परिस्थिति भी यहाँ पर क्रिएट नहीं होगी। और यदि ब्रह्मांड में परिस्थितियां ठीक होंगी तो हमें राहत भी जरूर मिलेगी। वर्तमान समय षड्यंत्रकारियों के बेनकाब होने का है, इसलिए रोज कुछ दिन के बाद में आपको ऐसी खबरें मिलती रहेंगी कि आज उसको बेनकाब किया गया, आज वो पकड़ा गया, आज उसको भारत लाया गया, अब उसने आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसी खबरें अब आपको देखने को मिलेंगी। यानी ये समय भारत से जो विदेश भागे हुए लोग हैं उनके भी भारत में वापस पकड़ के लाने का बनता है। अगले 1.5 माह में उसमें भी सफलता मिले, इसकी संभावना भी यहाँ पर बहुत बड़ी बनती है। दर्शकों, उम्मीद करता हूं मैंने आपको इस वीडियो के अंदर चाइना को लेकर के एक बहुत ही ब्रॉड वे के अंदर आपको ये बताने का प्रयास किया है कि विश्व के अंदर इस समय कैसी परिस्थिति बन रही है, उसमें चाइना की भूमिका क्या है और भारत को इसका लाभ कैसे उठाना चाहिए। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में
आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।